17 फरवरी सामाजिक विज्ञान एसएसटी पेपर में अगर आपको भी गेम पलटना है तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान एसएसटी पेपर में छपने वाले 100% क्वेश्चन। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की स्टूडेंट हैं और 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान एसएसटी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस एसएसटी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान एसएसटी के पेपर में 100% छपने वाले क्वेश्चन है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो 17 फरवरी सामाजिक विज्ञान के पेपर में एसएसटी के पेपर में 80 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें और ये क्वेश्चन आपके 100% 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिया है। नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता का निर्माण वो किया। तो ये क्वेश्चन है, ये आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। तो नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता का निर्माण वो कब किया, ये आपको पूछेगा। यानी क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता का निर्माण है वो किस दशक में किया। तो ये होगा आपके सन 1804 में। अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें, नेक्स्ट है आपके कि किस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग है वो कुलीन वर्ग था। तो कौन से महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग वो कुलीन वर्ग था, तो उस महाद्वीप का नाम क्या होगा आपके यूरोप। ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि नेपोलियन को पराजित करने वाली किन यूरोपीय शक्तियों ने सन 1815 में वियना संधि की। तो नेपोलियन को पराजित करने वाली कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां हैं जिन्होंने सन 1815 में वियना संधि की, या कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां हैं। तो सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रेसा और ऑस्ट्रिया। तो ये चार शक्तियां हैं आपके, एक तो ब्रिटेन है, एक रूस है, एक प्रेसा है और एक आपके ऑस्ट्रिया है। तो इन चार शक्तियों ने सन 1815 में वियना संधि की। या फिर क्वेश्चन है वो आपके इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वियना संधि है वो कब किस दशक में हुई। तो वियना संधि है वो आपके सन 1815 में हुई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि जुसेपे मेतेसनी है वो किस देश का क्रांतिकारी था। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आपको 100% सेम टू सेम मिल सकता है कि जुसेपे मेतेसनी है वो कौन से देश का क्रांतिकारी था जो एक गुप्त संगठन का सदस्य था। तो ये कौन से देश का क्रांतिकारी था, इटली का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जनवरी 1871 में वर्साई में प्रेसा के राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से देश का सम्राट घोषित किया गया था, जर्मनी का। ये वाला क्वेश्चन भी आपके 100%, इस क्वेश्चन के भी आपके चांस है। तो अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध है वो कब प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब प्रारंभ हुआ, 1914 ईस्वी में। ये आप सभी बच्चों को याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध है वो कब प्रारंभ हुआ, 1914 ईस्वी में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि मारियान है वो किस राष्ट्र का नारी का प्रतीक रूपक था। यानी मारियान है वो किस राष्ट्र का या किस देश का नारी का प्रतीक रूपक था। तो कौन से राष्ट्र का, फ्रांस का। ओके, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके कि जर्मेनिया है वो किस राष्ट्र का नारी रूपक प्रतीक था। तो ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके 100% चांस है अच्छे से आपको तैयार करना है। एक तो मारियोन, तो आपको अगर मारियोन का पूछता है तो मारियोन है वो कौन से राष्ट्र का नारी रूपक था, प्रतीक था, तो फ्रांस का था। और अगर आपको जर्मेनिया की पूछे तो जर्मेनिया से आपको याद रखना है जर्मन। ओके, यानी जर्मेनिया है वो किस राष्ट्र का नारी रूपक प्रतीक था, जर्मन का। ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि अफ्रीका में किस दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तीव्र गति से फैली, बहुत तेज गति से फैली। तो कौन से दशक में, 1890 ईस्वी के दशक में। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है, आर्थिक महामंदी यानी जो वैश्विक आर्थिक महामंदी है उसकी शुरुआत है वो कब हुई, 1929 ईस्वी में। आर्थिक महामंदी की शुरुआत है वो कब हुई थी, 1929 ईस्वी में। ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि सूती उद्योग, एक तो आपके सूती उद्योग है और दूसरा है आपके कपास उद्योग। ओके, यानी सूती उद्योग और कपास उद्योग हैं वो कौन से देश के सबसे अधिक विकसित उद्योग थे। तो सूती उद्योग और कपास उद्योग है वो किस देश के सबसे अधिक विकसित उद्योग थे, तो उस देश का नाम है आपके ब्रिटेन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है कि स्पिनिंग जेनी नामक कताई मशीन का जो निर्माण है वो कब हुआ, 1764 ईस्वी में और जेम्स हारग्रीव्स द्वारा। ओके, यानी आपका जो एसएसटी का पेपर होगा 17 फरवरी को, तो उसमें आपके 18 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 6 आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे और 12 आपके अति लघुतरात्मक होंगे। ओके, तो ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन हैं यानी 18 और 12 आपके 30 और 6 36, ये 36 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको ये जो 4-5 पेज मैंने लिख रखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो ये 36 नंबर हैं, ये तो आप पक्का कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके कि प्रथम कपड़ा मिल है उसकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, ये आप दोनों को अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना है वो कब हुई, 1854 ईस्वी में। प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई, 1854 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी, बंबई में। ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो प्यारे बच्चों अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है कि प्रथम कपड़ा मिल की जो स्थापना है वो कब हुई, 1854 ईस्वी में और कहां पर हुई थी, बंबई में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि पहली जूट मिल है उसकी स्थापना कहां पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी और कब हुई थी, 1912 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके देश की पहली जूट मिल की जो स्थापना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करना है कि देश की पहली जूट मिल है उसकी स्थापना 1855 ईस्वी में और कहां पर हुई थी, बंगाल में। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है कि देश की पहली जूट मिल है उसकी स्थापना 1855 ईस्वी में हुई थी और कहां पर हुई थी, बंगाल में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके कि छपाई अर्थात मुद्रण की सबसे पहली तकनीक है वो विकसित हुई। तो ये कौन कौन से देशों में विकसित हुई थी, चीन में और जापान में और कोरिया में। ओके, यानी छपाई और मुद्रण की सबसे पहली तकनीक है वो कौन कौन से देशों में विकसित हुई, चीन, जापान और कोरिया। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन है कि 868 ईस्वी में
छपी डायमंड सूत्र, छपी डायमंड सूत्र है वो कौन से देश का सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है? तो डायमंड सूत्र है वो कौन से देश की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है? जापान की। और ये कब छपी थी? 868 ईस्वी में। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 100% आप यहाँ पर कर लेना, अच्छे से आपको याद करना है कि तैरती दुनिया के जो चित्र हैं, तैरती दुनिया के जो चित्र नामक एक नई चित्रशैली को जन्म दिया। तो तैरती दुनिया के चित्र नामक एक नई चित्रशैली को जन्म है वो किसने दिया था? कित्तागामा उतामारो ने। और कब दिया था? 1753 ईस्वी में। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि जैतून प्रेस है उसका आविष्कार किया। तो जैतून प्रेस का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके कि 95 स्थापनाओं का लेखन किया। तो 95 स्थापनाओं का लेखन है वो किसने किया? मार्टिन लूथर ने किया था। 95 स्थापनाओं का लेखन किसने किया? मार्टिन लूथर ने। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस है वो स्थापित हुई। तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस है वो कब स्थापित हुई? गोवा में। कहां पर स्थापित हुई थी? गोवा में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किस दशक में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया? तो कौन से दशक में? 1780 के दशक में। ओके, ये क्वेश्चन आपको दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो बंगाल गजट नामक जो साप्ताहिक पत्रिका उसका प्रकाशन कब हुआ, तब आपको 1780 ईस्वी में बताना है। और बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का जो प्रकाशन है वो किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपके 100% पेपर में छपा हुआ मिल सकता है आपको कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कब और कहां प्रकाशित हुआ? तो कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। और कहां पर प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता में। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक तो देखिए तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया था उसका प्रथम मुद्रित संस्करण है वो 1810 ईस्वी में हुआ था। और कहां प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि हिंदी भाषा में छपाई की जो शुरुआत है वो कब हुई? 1870 ईस्वी में। हिंदी भाषा में छपाई की शुरुआत है वो 1870 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में अगला है आपके जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की जो सतह है वो क्या कहलाती है? तो जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की जो सतह है, जो कला है वो क्या कहलाती है? वेलम या चरमपत्र कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि हाथ से बड़े सुंदर व सुडौल अक्षरों में लिखने की जो कला है उसको हम क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं, और खुशनवीसी कहते हैं, और सुलेखन कहते हैं। ये तीनों एक ही हैं आपके। अगर आपको सुलेखन की परिभाषा पूछी जाती है तब भी आपको यही बतानी है, और अगर आपको खुशनवीसी के बारे में पूछा जाए तब भी आपको यही बताना है। अगर आपको कैलीग्राफी के बारे में पूछा जाए तब भी आपको यही बताना है। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद जो पुस्तक है उसके लेखक जयदेव थे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपके जयदेव होगा। उसके बाद में अगला है आपके आमार जीवन नामक आत्मकथा कब प्रकाशित हुई? तो आमार जीवन नामक आत्मकथा है ये कब प्रकाशित हुई? 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में। और ये किसने लिखी? आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? रस सुंदरी देवी ने। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना है वो किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। और कब की थी? 1871 में।
तो गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना है वो ज्योतिबा फुले ने की थी और ये कब की थी? 1871 में की थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है उसका आयोजन है वो कब हुआ? तो कब हुआ था बच्चों? आपके जून 1992 में, जून 1992 में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपके कि सीढ़ीदार सोपानी खेती है वो की जाती है। तो सीढ़ीदार सोपानी खेती है वो कौन से प्रांत में की जाती है, कौन से राज्य में की जाती है? आपके उत्तराखंड में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम है ये कब लागू हुआ? 1972 में लागू हुआ। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा है वो किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट का। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नाइट्रोजनी उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। और उसके बाद में परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जल परिवहन। और उसके बाद में नेक्स्ट है भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। और उसके बाद में नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया? तो सीमा सड़क संगठन है उसका गठन है वो कब किया गया? सन 1960 में। अच्छे से आपको याद रखना है। और उसके बाद में है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 ईस्वी में। और उसके बाद में नेक्स्ट है बेल्जियम की राजधानी। तो बेल्जियम की राजधानी है ये ब्रुसेल्स है। और उसके बाद में है बहुसंख्यकवाद की स्थिति देखने को मिलती है। तो बहुसंख्यकवाद की स्थिति है वो कौन से देश में देखने को मिलती है? श्रीलंका में। और उसके बाद में है किस देश की सरकार ने एकात्मक शासन के स्थान पर संघीय शासन प्रणाली को अपनाया? तो उस देश का नाम है बेल्जियम। और उसके बाद में है संघ सूची में सम्मिलित विषय कौन कौन से हैं और राज्य सूची में सम्मिलित विषय कौन कौन से हैं और समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय कौन कौन से हैं? तो इन तीनों सूचियों में से एक क्वेश्चन आपके 100% पूछा जाएगा। तो संघ सूची में सम्मिलित विषय कौन कौन से हैं? प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग है, संचार है, मुद्रा है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और राज्य सूची में सम्मिलित विषय हैं आपके पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और सिंचाई और कृषि। और उसके बाद में समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय हैं शिक्षा, वन, मजदूर और आपके विवाह और गोद लेना और उत्तराधिकार। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है कि हमारे संविधान में हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 21 भाषाओं को। उसके बाद में नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। और उसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का निर्माण। तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का निर्माण है वो 1999 ईस्वी में हुआ। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है वो कब हुआ? 1925 ईस्वी में। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन है ये कब हुआ? 1964 ईस्वी में। और बहुजन समाज पार्टी का जो गठन है वो कब हुआ? 1984 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? कांशीराम के नेतृत्व में। ओके। और बहुजन समाज पार्टी है वो कौन से राज्य में सक्रिय है? यूपी में, आपके उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की
गुंजाइश होती है। तो शासन की कौन सी व्यवस्था है जिसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, उस शासन व्यवस्था का नाम है आपके लोकतांत्रिक। और उसके बाद में नेक्स्ट है वेद शासन। वेद शासन है वो किस व्यवस्था में देखने को मिलता है, तो वेद शासन है वो कौन सी व्यवस्था में देखने को मिलता है, आपके लोकतांत्रिक। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है, तो उस शासन व्यवस्था का नाम भी क्या है, आपके लोकतांत्रिक। उसके बाद में नेक्स्ट है कि कृषि और सहायक क्षेत्र का उनको क्या कहा जाता है, तो कृषि और सहायक क्षेत्र का उनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र का हम किसको कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं। और जो सकल घरेलू उत्पाद है जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, उसका प्रकाशन किया जाता है। तो उसका प्रकाशन कौन सी सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कौन सी हैं, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां कौन सी हैं, और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां कौन सी। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा आपको। तो प्राथमिक क्षेत्र के उनकी गतिविधियां हैं आपके, एक तो गेहूं की खेती, और एक आपके मछली पालन, और एक आपके लकड़ी काटना, और एक आपके पशुपालन। और जो द्वितीयक क्षेत्र के उनकी गतिविधियां कौन सी है, फर्नीचर उद्योग हैं, कागज निर्माण उद्योग हैं, और सूती वस्त्र उद्योग हैं, और लोहा और इस्पात उद्योग हैं, और इंजीनियर उद्योग हैं। उसके बाद में तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं आपके अध्यापक, डॉक्टर, वकील, और रेलवे, दूरसंचार, दुकानदार, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद में डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था। तो करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। और उसके बाद में है आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा किसको समझा जाता है, तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा हम किसको समझते हैं, चेक को। तो इसका उत्तर चेक होगा। और उसके बाद में है आरबीआई। आरबीआई जिसको भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है, उसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में। और उसके बाद में नेक्स्ट है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किया। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का निर्माण कब किया, 24 दिसंबर 1986 में। और उसके बाद में है कोपरा का पूरा नाम, तो कोपरा का पूरा नाम है आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और उसके बाद में है उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। और उसके बाद में है आरटीआई का पूरा नाम, तो आरटीआई का पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको सूचना पाने का अधिकार कहा जाता है। उसके बाद में है मानक वस्तुओं के लिए आईएसआई चिन्ह जारी करने वाली संस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो। तो ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लिए, तो एसएसटी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। उसके बाद में कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं आपके, जो आपके बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, वो आपको कहां से तैयार करने हैं। जैसे आपके लघु उत्तरात्मक हैं, और आपके दीर्घ उत्तरीय हैं, और आपके निम्नात्मक हैं। उन क्वेश्चंस का उन क्वेश्चंस के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी आपको देखना है। अगर आपने एक कंप्लीट क्वेश्चन एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिए, तो 17 फरवरी एसएसटी के पेपर में आप तहलका मचा सकते हैं। 17 फरवरी एसएसटी के पेपर में पूरे 80 नंबर हैं, वो आप फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हाइप करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।